So, dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing this topic biodiversity. तो ये जो बायोडाइवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, इसमें हमने बहुत से सब हेडिंग्स या टॉपिक्स पढ़े हैं. तो पहले मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी. फर्स्ट वाज इट इज इंट्रोडक्शन. सेकंड तो उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हमने पढ़ लिया है. टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी हमने कंप्लीट किया. तो उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो बायोडाइवर्सिटी है किस किस अर्थ के किस किस पार्ट में कितनी बायोडाइवर्सिटी है या कहाँ पर ज़्यादा रिचनेस ऑफ दिस स्पीशीज़ है. तो उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमने कंप्लीट किया. तो उसके बाद हमने पढ़ लिया है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हमने पढ़ लिया. तो ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ कंजर्वेशन. तो ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिए पहले. तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ कंजर्वेशन. मेरे ख्याल में ये तो लास्ट टॉपिक होगा आज बायोडाइवर्सिटी का, यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हम इस बायोडाइवर्सिटी या जो स्पीशीज़ है, फ्लोरा है, फाना है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, हम इनको कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे. क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तो जो स्पीशीज़ है दे आर अंडर थ्रेट टू गेट एक्सटिंक्ट. तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं या ऐसे हो रहे हैं जिनकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी इट इज़ बिकम अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये ख़त्म होने को है. तो अगर हम केयर नहीं करेंगे, कुछ स्टेप्स नहीं ले लेंगे, कुछ ऐसे प्रोसेस पुट अप नहीं करेंगे कि तब तो हमें जो इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है तो इससे हमें हाथ धोना पड़ेगा. तो इसीलिए तो आज का टॉपिक जो है कंजर्वेशन. तो लेकिन पहले हमें पहले ये पता होनी चाहिए वाई कंजर्वेशन, क्यों हम इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने जा रहे हैं, क्यों हमें कंजर्व करना है. यानी वाई नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. क्यों हम बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज़ जो है या फ्लोरा जो फाना है तो इसको हम क्यों कंजर्व करेंगे. तो पहले हमें ये पता होनी चाहिए. तो ये इसका जवाब ये है कि फर्स्ट वी शुड नो देयर रोल और वी शुड नो द रोल और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या देयर यूटिलिटी, हम कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं. तो एज फार एज यूटिलिटी इज़ कंसर्न, या इस पर जो यूटिलिटेरियन है जो इसको इस्तेमाल करती है, काम में लाती है बायोडाइवर्सिटी को, तो इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे एज फार एज देयर यूटिलिटी इज़ कंसर्न. वन इज कॉल्ड एज narrowly utilitarian. Second is broadly utilitarian. Third is ethical. यानी ये 3 स्टेप्स जो है एज फार एज देयर यूटिलिटी इज़ कंसर्न, तो पहले इन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाई वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. तो लेट अस फर्स्ट वी विल स्टार्ट नैरोली यूटिलिटेरियन. तो इसमें क्या आता है, इसमें हर एक जो ह्यूमन बीइंग जो है या बाकी एनिमल्स जो है, वही मान लो मैन या बाकी एनिमल्स वही डिपेंड ऑन प्लांट्स, है ना, वही डिपेंड ऑन प्लांट्स. क्यों हम, ये तो ऑब्वियस है, ये जो नैरोली यूटिलिटेरियन यानी कंजर्वेशन जो है इट इज़ ऑब्वियस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें आता है जो ह्यूमन बीइंग्स अगर हम यहाँ ले लेंगे तो वाई दे हैव टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें कुछ जो हमारी लाइफ जो है वही डिपेंड ऑन दिस flora. First we obtain food. The first thing is that animals obtain food या human beings obtain food. तो फूड कहाँ से हासिल करते हैं. नंबर 1 सीरियल्स. तो सीरियल्स में
राइस आता है, इसमें मेज़ आता है, इसमें व्हीट आता है, तो वहाँ से हम फूड हासिल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हम हासिल करते हैं। तो नंबर 3 है फ्रूट्स। सो दीज 3 आइटम्स वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे वी ऑब्टेन फाइबर, जो भी फाइबर्स है जिनसे हम क्लॉथ्स भी बनाते हैं, बहुत से किस्म के आइटम्स मटेरियल बैग्स बनाते हैं या जो मैटिंग है वो बनाते हैं, तो वो फाइबर्स भी हम इसी बायोडाइवर्सिटी हासिल करते हैं। तो उसके बाद जो फायरवुड आता है, फायरवुड, तो ये फायरवुड भी हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, मकान बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, स्कूल बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन, तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए वी नीड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर, ये भी हम हासिल करते हैं किनसे? प्लांट से, या हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी से। तो उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हम कहाँ से? बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ ले लेंगे रेजिनस है, रेजिनस, टेनिनस, रेजिनस है, टेनिनस है, इसमें आते हैं, और इसमें लुब्रिकेंट्स आते हैं, लुब्रिकेंट्स आते हैं इसमें, और इसमें आता है परफ्यूम्स, परफ्यूम्स भी आते हैं इसमें, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स, या इसमें डाइज भी आते हैं। तो ये चीज़ें जो है दीज आर कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये भी हम प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल हासिल करते हैं, फिर उनको हम ये मटेरियल्स बनाते हैं विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो या एक डाटा है यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट यूज़ है दैट इज़ मेडिसिनल यूज़, मेडिसिनल। तो जो भी मेडिसिन है, इनमें बहुत सा मेडिसिन हम प्लांट से हासिल करते हैं। ये देखा गया है कि देयर अबाउट 25% टोटल मेडिसिन विच आर अवेलेबल इन मार्केट, देयर सोर्स इज प्लांट्स। यानी अगर मान लो 100 मेडिसिन है हमारे पास, तो उनमें 25 मेडिसिन वो हैं जो हम डायरेक्टली प्लांट से हासिल करते हैं, विच आर अवेलेबल इन मार्केट। या और एक डेटा है हमारे पास, देयर आर अबाउट 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, देयर आर अबाउट 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, जो हमें विच इज सोर्स फॉर मेडिसिन। अगर हम देखेंगे लगभग 25,000 स्पीशीज ऑफ मेडिसिन आर देयर विच वी यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो उसके बाद आते हैं, तो ये इतने हैं, लेकिन ये तो हम इस्तेमाल करते हैं, इनका हमें नॉलेज है या इनके हमने सर्वे की, एनालिसिस किया, ये 25,000 स्पीशीज़, लेकिन देयर विल बी सम अदर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़, है ना, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ विल बी दोज, दे विल आल्सो प्रोवाइड अस मेडिसिन, बट वी डू नॉट नो दोज प्लांट्स देयर वैल्यूज, है ना, बट दे आर वेटिंग फॉर अस टू एक्सप्लोर देम, टू कंजर्व देम, टू प्रिजर्व देम। यानी कि यहाँ पर मैंने बताया आपको 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कवर किए हैं, एनालिसिस किया है, उनसे एक्सट्रैक्ट किया है, अल्कोहलाइड्स या बाकी टर्म्स यूज इन द फार्मा मेडिसिन। लेकिन यहाँ थाउजेंड्स ऑफ और भी स्पीशीज ऐसे होंगे तो जिनका हमें अभी तक इल्म ही नहीं है। तो दो स्पीशीज आर वेटिंग फॉर अस, प्लीज़ आओ हमें बचा लो, हमें कंजर्व कर लो, हमें प्रिजर्व कर ले, क्योंकि हम कल अगर आपको नहीं तो कम से कम आपकी जनरेशन जो आएगी, सेकंड जनरेशन, तो इनको हम मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर इतने तो हमें पता है, लेकिन वो जो हमें पता नहीं है तो उनको हमने कंजर्व करना है, या हम इनको ले लेंगे, मतलब ये प्लांट्स जो है या प्रोडक्ट जो है हम इनको ले लेंगे फॉर एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रॉस्पेक्टिंग, या आप लिखो बायो प्रॉस्पेक्टिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट प्रोडक्ट्स या बाकी जो स्पीशीज़ है
तो इनको हम एक्सप्लोर करते हैं, इनकी जेनेटिक लेवल है, इनकी मॉलिक्यूलर लेवल है, इस पर हम डिस्कस करते हैं, तो या एनालिसिस करते हैं कि ये किस तरह हम इनको यूटिलाइज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रॉस्पेक्टिंग, या डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे, आप लिख लो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, अगर आप डेफिनेशन भी लिखेंगे आप लिखो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर कामा जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल यानी एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल to find how they are useful for us. तो दिस कॉल्ड एज बायो प्रॉस्पेक्टिंग। हो सकता है ये आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन, या नीट में आ सकता है बायो प्रॉस्पेक्टिंग रेफर्स टू, यानी हम जो बायोडाइवर्सिटी है तो उसको हम एक्सप्लोर करते हैं एज फार एज देयर दिस मॉलिक्यूलर लेवल या देयर जेनेटिक लेवल और स्पीशीज लेवल, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि बहुत से ऐसी स्पीशीज़ हैं हमारे पास जिनका हम इल्म अभी तक नहीं रखते, या हमने अभी तक उनको डिस्कवर नहीं कहा है व्हाट इज़ देयर यूटिलिटी। सो वी हैव टू एक्सप्लोर देम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रॉस्पेक्टिंग। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, सो इट विल प्रोवाइड अस, या ये जो प्रोसेस है इट विल प्रोवाइड अस प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट्स हम चाहे मेडिसिन हो या बाकी हो, हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज नैरोली यूटिलिटेरियन, दिस कॉल्ड एज नैरोली यूटिलिटेरियन। तो सेकंड इसमें आता है ब्रॉडली। सेकंड टाइप ऑफ जो यूटिलिटेरियन है इसमें, दैट इज ब्रॉडली। एक तो एज फार नैरोली, यानी एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल कैसे इसको इस्तेमाल करता है। सेकंड इज कॉल्ड एज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो जब हम ब्रॉडली ले लेंगे, उनका यूटिलिटी लेंगे, कौन इस्तेमाल करता है, तो इसमें यहाँ पर हम एक इकोसिस्टम एज होल लेते हैं, यानी हियर वी कंसिडर एज इकोसिस्टम। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल नहीं ले लेंगे, यहाँ पर एज होल इकोसिस्टम ले लेंगे। तो एज वी नो दैट इकोसिस्टम है तो ये एक यूनिट है, इस यूनिट में प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी रिलेशनशिप, उनकी बाकी चीज़ें जो आते हैं इसमें। तो मान लो यहाँ पर ये एक इकोसिस्टम है, चाहे ग्रासलैंड है, ये फॉरेस्ट है, या और कोई इकोसिस्टम है। तो इस इकोसिस्टम में अगर देखेंगे यहाँ पर कितना ये इम्पॉर्टेंट ये बायोडाइवर्सिटी रोल प्ले करता है इस इकोसिस्टम में, या इस इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका रोल क्या है यहाँ पर, या कितना रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ले लेंगे एक जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो अगर आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया है, जो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट, है ना, इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट, यानी जो प्लेनेट है इसके लंग्स ये अमेज़न फॉरेस्ट है। तो ये देखा गया ये जो अमेज़न फॉरेस्ट है इट प्रोवाइड्स 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम तो जानते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अगर हम यहाँ इक्वेशन भी लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो ये देते हैं यहाँ पर C6H12O6। और उसके बाद जो बायो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर। सो जो ऑक्सीजन है ये बायो प्रोडक्ट किसमें, फोटोसिंथेसिस में बायो प्रोडक्ट है, तो ये बायो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन तो नहीं हो सकती है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये देखा गया ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है इट प्रोवाइड्स 20% टोटल ऑक्सीजन, यानी जितना भी सारा ऑक्सीजन इस होल अर्थ में है तो इसमें 20% इज प्रोवाइडेड बाय दिस। तो इसका मतलब इसकी यूटिलिटी जो है ये हमें तब समझ में आ जाती है जब एक हॉस्पिटल में
एक पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर वो बहुत ही कास्टली होता है, हालांकि इसमें बहुत ही कम ऑक्सीजन होता है। मतलब अगर एक पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उस ऑक्सीजन को मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लाएंगे तो वो बहुत ही कास्टली पड़ता है हमें। वो एक सिलेंडर है, तो थ्रू आउट लाइफ हम कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन इन्हीं प्लांट से आता है। सो ये इन एज ए होल वो एक इकोसिस्टम सस्टेन करने में इस बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक रोल है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सेकंड रोल जो इसका है दैट इज, अगर हम ले लेंगे यहाँ पर पॉलिनेशन, यहाँ पर हम ले लेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन हमने पढ़ा है पहले यूनिट में। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो एंथर्स है या पोलन ग्रेन्स एंथर से उठ के स्टिग्मा तक चले जाते हैं, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि गैमेट्स जब तक नहीं पहुंचेंगे फीमेल गैमेट्स में तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, सीड्स नहीं बनेंगे। सो हम कहेंगे पॉलिनेशन है तो तब हमारे पास फ्रूट भी है और सीड भी है ना। पॉलिनेशन है तो हमारे पास फ्रूट भी होगा और सीड भी होगा। अगर पॉलिनेशन तो नहीं होगी तो हमारे पास फ्रूट है, सीड है, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो यूटिलिटी है हमें तब पता चली जाती है। तो हमारे पास एप्पल ट्रीज़ है, तो एप्पल ट्रीज़ जब उनकी फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग सीजन, तो उस वक्त हम देखते हैं एक पॉलिनर जो है देते हैं कुछ हार्मोन्स, दे आर कॉल्ड एज पॉलिनेटर्स। So substance को growth, they are called as growth regulators, they are used as pollinators यहाँ पर। तो हमें थोड़ा सा ये पॉलिनेटर मतलब बहुत ही महंगा पड़ता है ना। तो ये पॉलिनेशन इट इज कैरिड बाय इन दिस नेचुरली विद द हेल्प ऑफ बीज। तो क्या हम उनको कुछ पैसे देते हैं? मतलब बीज है हमारे पास, बर्ड्स है हमारे पास, बैट्स है हमारे पास, या बाकी एनिमल्स है हमारे पास, दे कैरी पॉलिनेशन। तो जब वो पॉलिनेशन कैरी करते हैं तो तभी तो ये जो स्टिग्मा है यहाँ पर, इस स्टिग्मा में तभी तो क्या आते हैं पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फिर फ्रूट बनता है, फिर सीड बनता है, तो हमारे पास फूड होता है। तो अगर ये पॉलिनेशन हम आर्टिफिशियल तौर पर करनी पड़ेगी तो वी हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट। जो आज देखते हैं तो एक बार अगर एक फार्मर के पास कुछ हेक्टर्स का बाग होगा तो उसको अगर मान लो नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होगी तो उसको ह्यूज अमाउंट एक्सपेंड करना पड़ता है फॉर दिस पॉलिनेशन। तो ये सेकंड रोल है, सेकंड सर्विस है किसकी? नेचर की, टू सस्टेन एन इकोसिस्टम। तो दिस कॉल्ड एज ब्रॉडली। एक तो नैरो डिटेल उसमें हमने देखा है कि एक इंसान को, एक एनिमल को कितने फ़ायदे हैं इस बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तो हमने देखा एक इकोसिस्टम, टू इम्पॉर्टेंट सर्विसेज, वन इज प्रोडक्शन ऑफ आर दिस ऑक्सीजन, सेकंड इज पॉलिनेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज, या हम और एक यहाँ पर ले लेंगे, कभी कभी क्या होता है सुबह सवेरे तो ये जो ह्यूमन बींग्स है ये वॉक पर चले जाते हैं, है ना, टू ऑब्जर्व फ्लावर्स, टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ प्लीजेंट सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। तो इनका माइंड जो है, इंसान का माइंड बहुत ही ताज़ा होता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगे बायोडाइवर्सिटी में तो फिर इंसान अपने माइंड को कैसे ताज़ा कर सकता है? तो ये दिस कॉल्ड एज ब्रॉडली दिस यूटिलिटेरियन। थर्ड इज कॉल्ड एज इथिकल। थर्ड इज कॉल्ड एज इथिकल। तो इथिकल मीन्स मॉरलिटी। इथिकल मीन्स मॉरलिटी। मॉरलिटी यानी एक जब हमें इतना हम इस्तेमाल मतलब यूजेस हम करते हैं हासिल किन से? बायोडाइवर्सिटी से। तो इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर मॉरलिटी टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी, है ना। दैट इज कॉल्ड एज इथिकल। या मतलब कुछ ऐसे भी हैं दे हैव रिलीजियस ड्यूटी टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। सो एथिकली तौर पर या मॉरली तौर पर वी हैव टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि वाई नीड टू कंजर्व दिस, क्योंकि हमारी लाइफ जो है इट डिपेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो अब तो हमें पता चला है कि हमने कंजर्व करनी है बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे कंजर्व कैसे करेंगे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया वाई नीड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों हम इसको कंजर्व करेंगे, क्यों हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है।
तो अब हमें पता चला, तो अब हमने ये करना है कि हम किस तरह कंजर्व इस बायोडाइवर्सिटी को करेंगे, यानी मेथड्स और वेज हम लिखेंगे, वेज टू कंजर्व। तो यहाँ पर वेज टू कंजर्व लिखेंगे हम, वेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो तरीके आते हैं, वन इज कॉल्ड एज इन साइटू कंजर्वेशन, one is called as in situ conservation, other is called as ex situ conservation। यानी दो तरीके हैं यहाँ पर कंजर्व करने के लिए, one is called as in situ conservation, other is called as ex situ conservation। तो यहाँ पर पहले लेंगे हम इन साइटू कंजर्वेशन। फर्स्ट लेट अस डिस्कस दिस इन साइटू कंजर्वेशन। तो इन साइटू कंजर्वेशन क्या होता है, हमें पता है हर एक जो भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसका अपना हैबिटेट होता है, उसका अपना या हम कहेंगे घर होता है, इसकी अपनी लोकेलिटी होती है जहाँ पर वो रहता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो जो खुद ही रहते हैं हम उनको हैबिटेट तो नहीं बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड, है ना। हम कहेंगे तुम्हें जो वाइल्ड एनिमल्स है, दे लिव इन जंगल्स, तो उनका वो अपना हैबिटेट है। अगर हमें लगे कि यहाँ पर इस हैबिटेट को खतरा है, इनके हैबिटेट, क्योंकि ज़्यादातर एक्सटिंक्शन जो होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो हमने पहले पढ़ा है काज ऑफ जिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसमें हमने पढ़ा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, दिस इज मेन काज फॉर एक्सटिंक्शन। तो अब हमें पता चला जो यहाँ पर मान लो ये हैबिटेट है, ये इकोसिस्टम है, इसमें वाइल्ड लाइफ है, तो इनको थ्रेट है, दे फेस थ्रेट टू गेट एक्सटिंक्ट। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसके ओरिजिनल जो इनका ओरिजिनल हैबिटेट है, ओरिजिनल हैबिटेट जो है, इस हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट करते हैं, इस ओरिजिनल हैबिटेट को हम चाहे प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इन साइटू कंजर्वेशन, यानी इट इज़ द प्रोसेस, इस तरह लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाइल्ड एनिमल्स या बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व्ड बाय कंजर्विंग देयर या बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट। क्या लिखेंगे इसमें, यानी इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी और दिस स्पीशीज, ठीक है, इज कंजर्व्ड बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट। जब इनका हैबिटेट हम प्रोटेक्ट करेंगे, हैबिटेट सेव करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये तो वाइल्ड लाइफ जो है या बायोडाइवर्सिटी इट गेट्स प्रोटेक्टेड। तो दैट इज कॉल्ड एज इन साइटू। तो इसमें हम क्या करते हैं, यानी इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि यही उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है इसको हम मान लो फेंसिंग करते हैं, बैन लगाते हैं लोगों को, वो मत जाओ, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या आता है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कुछ नंबर 1 आता है इसमें नेशनल पार्क्स, जो एरिया है नेशनल पार्क्स। सेकंड इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ sanctuaries. Third is called as biosphere reserves, biosphere reserves। यानी ये एरिया, मान लो ये यहाँ पर एरिया है, इसमें वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं या बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस एरिया को हम प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो ये एक एरिया है, तो इस एरिया को हम नाम देते हैं नेशनल पार्क, या इस एरिया को हम नाम देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इस एरिया को हम नाम देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर क्या, अगर हम नेशनल पार्क ले लेंगे तो यहाँ नेशनल पार्क में जो एरिया आता है, यहाँ पर टोटल बैन होती है कि कोई इंसान यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करे, यहाँ पर वो कोई ट्री नहीं काट सकता है। अगर मान लो कश्मीर ले लेंगे तो कश्मीर में जो दाक्षीगाम नेशनल पार्क, दाक्षीगाम नेशनल पार्क, तो वहाँ पर जो हार्मफुल है दैट गेट्स प्रोटेक्ट, या बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो ये नेशनल पार्क इट इज़ दैट एरिया विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सेव द बायोडाइवर्सिटी। तो इसी तरह हम ले लेंगे वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर इंसान जो ह्यूमन बीइंग जो है ग्रेजिंग कर सकता है ना। जो यहाँ पर अगर ले लेंगे हुरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर जो ग्रेजिंग होती है एनिमल की, तो यहाँ पर अलाउ है
लेकिन बाकी इलीगल एक्टिविटी वहाँ अलाउ नहीं है, कोई हंटिंग नहीं कर सकता है वहाँ पर। इसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो यूनेस्को जो है उनकी मदद से ये एरिया प्रोटेक्ट किया गया, तो जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी ये सेव या प्रोटेक्ट की गई। तो यहाँ पर क्या किया गया, तो जो इलाके, मान लो ये अर्थ है, इस अर्थ में देखा गया कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो उन एरिया को कहा गया दे आर कॉल्ड एज हॉट स्पॉट्स। ठीक है, मतलब अगर हम ले लेंगे, या यहाँ मैं और एक पॉइंट ऐड करूँ, यहाँ पर इंडिया में देयर आर अबाउट, ये जो एक मिनट कर पास, सो यहाँ पर पहले मैं ये बताऊँ आपको, नेशनल पार्क्स इंडिया अगर ले लेंगे, यहाँ पर 90 नेशनल पार्क्स हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो है, देयर आर अबाउट 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और देयर आर अबाउट 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। यानी अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 90 नेशनल पार्क्स बनाए गए, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए फॉर इनसाइट टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर मैं कहूँ, जो ये एरिया, मान तो यहाँ पर ये अर्थ है, तो इस अर्थ में यहाँ पर मान लो इक्वेटर है, दीज आर पोल्स, तो यहाँ पर देखा गया जो भी एरिया इस अर्थ में है जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो उस एरिया को कहा गया दिस कॉल्ड एज हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, या हिमालयन कुछ रीजन, श्रीलंका आता है, इंडो बर्मा आता है, तो यहाँ पर ये एरिया जो है दे आर रिच सोर्स ऑफ, या दे आर फुल ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, यहाँ बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो इन स्पॉट्स को हॉट स्पॉट्स क्या है, कोई कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन दोज रीजन्स, दोज एरियाज ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनको हॉट स्पॉट्स। तो पहले पहले क्या था, जो हॉट स्पॉट्स उनका था शायद 24, पहले तो 24 हॉट स्पॉट्स थे, तो लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता गया, देयर आर अबाउट 35 हॉट स्पॉट्स, जो आज हम फर्स्ट, देयर आर नॉट 24 बट 25 हॉट स्पॉट्स, यानी 25 प्लेसेस वो ऑब्जर्व किए गए या आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पर रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद उनका नंबर जो है इंक्रीज हुआ, तो नाउ डेज देयर आर 35 हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इन्हीं पर स्ट्रेस दिया गया, इन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि इन हॉट स्पॉट्स को हम कंजर्व करेंगे ताकि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये प्रोटेक्ट होगी, सेव होगी। तो इन्हीं के लिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और सेव दिस और कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो ये हुआ इनसाइटिव। अब तो सेकंड थिंग दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटिव, एक्साइटिव कंजर्वेशन। सेकंड प्रोसेस जो इसमें आती है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटिव कंजर्वेशन। तो पहले ये मैं बताऊं कि एक्साइटिव कंजर्वेशन होती क्या है। मान लो ये एरिया है जहां पर एनिमल्स या प्लांट्स रहते थे, तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, चाहे कंस्ट्रक्शन है, पोल्यूशन है या बाकी एक्टिविटीज़, जिनकी वजह से ये इनका हैबिटेट है ये डिस्ट्रॉय हुआ, तो अब दे फेस डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन या दे फेस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अब अगर हम इनको किया, क्योंकि उनका जो हैबिटेट था, जहाँ वो रहते थे, उनका घर जो था, ये तो डिस्ट्रॉय हुआ विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अब अगर हम उनका केयर नहीं करेंगे तो ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनको यहाँ से निकाला गया, जो इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ, डैमेज हुआ, तो इस हैबिटेट से इनको निकाला गया। तो यहाँ पर वो दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिए गए, तो वहाँ पर इनको कंजर्व किया गया। तो इस प्रोसेस को हम एक्साइटिव कंजर्वेशन कहते हैं। इनसाइटिव में उनका अपना हैबिटेट प्रोटेक्ट किया गया ड्यू टू वेरियस प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर उनका जो हैबिटेट ओरिजिनल था
तो उनको वहाँ से निकाला गया, तो दूसरा एरिया है वहाँ उनको कंजर्व किया गया। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्स साइटू कंजर्वेशन, द प्रोसेस in which the biodiversity includes both animals or plants whose habitat got damaged or destroyed due to human activities, and now they are facing threat of extinction. So they have been removed from that original habitat to another habitat where they are being conserved. So this process is called as ex situ conservation. तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पर जो इंसान ह्यूमन बींग्स ने या गवर्नमेंट ने कुछ एरिया बनाए यहाँ पर, तो वहाँ पर इनकी कंजर्व हो रही है। वन इज कॉल्ड एज बॉटनिकल गार्डन्स, ये तो एक प्लेस है। सेकंड ज़ूलॉजिकल पार्क्स, थर्ड इज ज़ूलॉजिकल सफारी पार्क्स, यानी ये बनाए गए, पहले तो ये बनाए गए, मान लो अगर इंडिया ले लीजिए, इंडिया में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों कोलकाता, तो वहाँ ये जो बायोडाइवर्सिटी थी या कुछ प्लांट से या एनिमल से जिनको देखा गया कि दे आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, उनका हैबिटेट डैमेज हुआ है, तो वहाँ से उनको रिमूव किया गया, तो दूसरे इस बॉटनिकल गार्डन में लाए गए। या अगर यहाँ कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर पहलगाम हम जाएंगे, तो पहलगाम में भी वो है ना, वो डेयर है वहाँ पर, तो छोटी मोटी एक पार्क बनाई गई, तो वहाँ पर वो लाए गए, तो उनको वहाँ पर कंजर्व किया गया, दे आर कॉल्ड एज ज़ूलॉजिकल पार्क्स। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्स साइटू कंजर्वेशन, यानी कि उनका अपने ओरिजिनल हैबिटेट से निकाल के दूसरे हैबिटेट में कंजर्व करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्स साइटू। तो इस पर गवर्नमेंट ने वेरियस या थ्रू आउट वर्ल्ड इस पर एक्टिविटी चली इन द फॉर्म ऑफ समिट, दैट इज कॉल्ड एज द अर्थ समिट। ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई 1992 में। तो वहाँ पर स्ट्रेस दिया गया, हमें जो ये बायोडाइवर्सिटी है वी हैव टू कंजर्व इट। अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो वी विल फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, वी विल गेट स्कैर्सिटी इन फूड and this oxygen as well other sources which we obtain from this biodiversity. तो उसके बाद 2002 में और एक समिट आई, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड समिट। तो इस वर्ल्ड समिट में 190 कंट्रीज आ गए। कितने? 190 वो साउथ अफ्रीका में वो मुनक़द हुई समिट। तो यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया, यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि 2010 तक हमें इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। हम तो वो ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि हम इस जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने में हम कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज वी हैव टू फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी लाइफ जो है इट डिपेंड्स ऑन दिस बायोडाइवर्सिटी, इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर क्लॉथ्स एंड मेडिसिन। तो अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे, हाँ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें पता नहीं है कि इनका यूज़ क्या है, अगर हम इनको कंजर्व करेंगे तो कल आने वाले जनरेशन जो आएगी तो वो उनका यूटिलिटी वो डिस्कवर करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस पर, तो कल वो इसका इस्तेफादा उठा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? एनी क्वेश्चन? सो आई शुड आई थिंक टाइम तो हुआ, आई शुड स्टॉप फॉर हियर। सो थैंक यू वेरी मच। सो इससे जो बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होगी, आप तो हमने नेक्स्ट टॉपिक लेना। थैंक यू वेरी मच।